सो नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. Polymers are of three types: natural polymers, synthetic polymers, and semi-synthetic polymers. Natural polymers, synthetic polymers, and semi-synthetic polymers. Next one is classification on the basis of their structure: linear chain polymers, branched chain polymers, and cross-linked polymers. Classification of polymers on the basis of their properties. Polymers का classification on the basis of their properties. On the basis of their properties, polymers can be of four types: fiber, elastomer, thermoplastic, and thermosetting. फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. फाइबर पॉलीमर जो रहते हैं इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं. दे हैव स्ट्रांग इंटर पार्ट फोर्सेस. So they have high density and high tensile strength. They are non-elastic, but इनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है. इनमें जो चेन्स रहती हैं ये अपने रैंडम कन्फर्मेशन में रहती है, और जब इनको पुल करते हैं तो पुल करने से इन चेन्स में क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं. ये क्रॉस लिंक्स ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, सो दैट इन क्रॉस लिंक्स के बनने में डेल्टा एच नेगेटिव रहता है. हालांकि डेल्टा एस भी नेगेटिव है. पहले चेन्स की रैंडम कन्फर्मेशन के कारण एंट्रोपी ज्यादा थी, एंट्रोपी कम हो गई. यदि इनको वापस रिवर्स ओरिजिनल स्टेट में जाना है तो प्लस एंडोथर्मिक रहेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी. तो इस प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एंट्रोपी फेवर कर रही है, बट एंथैल्पी फेवर नहीं कर रही है. प्रोसेस की फॉरवर्ड डायरेक्शन को एंथैल्पी फेवर कर रही है, एंट्रोपी फेवर नहीं कर रही है. तो यहाँ पर डेल्टा एच डोमिनेट्स, डेल्टा एस एंथैल्पी डोमिनेट करती है एंट्रोपी को, और इसलिए इलास्टोमर फाइबर्स पॉलीमर्स को खींचने पर उनकी रैंडमनेस कम होती है, लेकिन हीट ज्यादा निकलती है. तो ये हीट का ज्यादा निकलना फेवर करता है उनको नॉन इलास्टिक होने को, और वो एज इट इज वैसे की वैसे ही रह जाते हैं. तो these are elastomer, these are fiber. In case of elastomer, they shows elasticity. In case of elastomer, चेन्स का वापस से रैंडम कन्फर्मेशन में जाना एंट्रोपी का बढ़ाना ज्यादा फेवर करता है. तो इलास्टोमर में एंट्रोपी फेवर्स, एंट्रोपी डोमिनेट्स ओवर एंथैल्पी. ये इलास्टोमर की प्रॉपर्टी रहती है. इनमें वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस रहते हैं, तो ये क्रॉस लिंक्स आसानी से टूट जाते हैं.
thermoplastic polymer, they have forces between elastomer and fiber. The interparticle forces are between elastomer and fiber. इनके इंटरपार्टिकल फोर्सेस फाइबर से कम रहते हैं मगर इलास्टोमर से ज्यादा रहते हैं. एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं, कूल करने पर फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फिर हीट करने पर फिर मेल्ट हो जाते हैं. मीन्स इनको बार बार हीट करके मेल्ट किया जा सकता है और कूल करने पर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं. तो जैसे कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी रहती है, इनको हम बार बार मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. बट थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक बार हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनको कूल करने पर ये सॉलिड हो जाते हैं. अगली बार जब इनको हीट करो तो ये इनफ्यूजिबल रहते हैं, मतलब फिर ये सेकंड टाइम मेल्ट नहीं होते हैं. इनफ्यूजिबल मीन्स ये सेकंड टाइम मेल्ट नहीं होंगे. थर्मोसेटिंग पॉलीमर जैसे बेकेलाइट या मेलामाइन, ये एक बार मेल्ट होते हैं, एक बार मेल्ट होने के बाद में सेकंड टाइम मेल्ट नहीं होते. जबकि पॉलीथीन, पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर है. रबर इलास्टोमर टाइप का पॉलीमर है. एंड नायलॉन, टेरिलीन ये फाइबर टाइप के पॉलीमर होते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज: फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. Next, classification of polymers on the basis of their methods of preparation. Classification of polymer on the basis of their methods of preparation. Polymers can be of two types: addition polymers and condensation polymers. Addition polymers and condensation polymers. जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं ऑन द ब्रेकिंग ऑफ देयर पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. तो अगर किसी पॉलीमर की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन रहती है, अगर किसी पॉलीमर की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन रहती है, देन इट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन. लेकिन किसी पॉलीमर की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल
इस प्रकार से जुड़ता है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये OH सिग्मा बॉन्ड है, और इसके कारण ये दो पॉलीमर आपस में, ये मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुए हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन या जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे उनमें चीजें आपस में सिग्मा बॉन्ड यूज करके जुड़ी। तो जब सिग्मा बॉन्ड यूज होता है और चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन रहती है। पाई बॉन्ड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं और वो जुड़ते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन होती है। तो दोस पॉलीमर्स व्हिच आर पॉलीमराइज्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, they are called addition polymers. Those polymers which are polymerized by condensation reaction are called condensation polymers. एडिशन रिएक्शन में चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, कोई सिंपल मॉलिक्यूल निकलता नहीं है, यहाँ सिंपली चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चीजें आपस में जुड़ती हैं। सिंपल मॉलिक्यूल वाटर या अमोनिया से छोटे मॉलिक्यूल निकल भी सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि निकलेंगे बट निकल भी सकते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बट एक पॉलीमर जब बन जाता है तो मोनोमर आपस में जुड़ चुके होते हैं। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना है ये उतना मैटर नहीं करता है। तो बजाय क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में करने के बजाय ज्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन रहता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। में इनको क्लासिफाई करना, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स में पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना ज्यादा बेहतर रहता है। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो प्रकार के रिएक्शंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं। चेन रिएक्शंस जो एक बार स्टार्ट होती हैं चेन इनिशिएशन स्टेप में, फिर चेन प्रोपोगेशन चलता जाता है। और भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं स्टेप ग्रोथ रिएक्शंस, जिनमें मॉलिक्यूल पे पहले कुछ एसिड या बेस या कैटलिस्ट आके एक इंटरमीडिएट बनाता है, फिर ये इंटरमीडिएट आगे जाके किसी से रिएक्शन करता है, फिर कुछ बनता है, फिर वो इंटरमीडिएट आगे जाके किसी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शन 2-3 स्टेप्स में होती है। अधिकतर मैकेनिज्म 90% मैकेनिज्म हमने जो पढ़ी है वो स्टेप वाइज मैकेनिज्म वाली पढ़ी है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में पहले बेस आता है, एक अल्फा एच निकाल लेता है, एक कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो जाके दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करता है, अल्कोक्साइडाइन बनता है, वो मीडियम से H+ ले लेता है। ये स्टेप में रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस हमने चेन रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे एल्केन्स का हेलोजिनेशन, जैसे एल्कीन पर HBr रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो चेन रिएक्शंस थी। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चेन रिएक्शन रहती है, दे आर कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। और ऐसे पॉलीमर्स जिनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टेप वाइज रिएक्शन रहती है, दे आर कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: रेडिकल चेन ग्रोथ, chain growth polymers are of 3 types: radical chain growth, cationic chain growth, and anionic chain growth. Radical chain growth, cationic chain growth and anionic chain growth. जब चेन का ग्रोथ रेडिकल के थ्रू होती है, जैसे इथिलीन मॉलिक्यूल
सोडियम के प्रेजेंस में ये टूटता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करता है, जिससे ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मगर इस कार्बन के पास एक रेडिकल बन जाता है। ये रेडिकल ना, ये कोई चेन इनिशिएशन, पॉलीमर का स्टार्ट हो गया, चेन इनिशिएट हो गई है। अब ये अगले इथिलीन मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करता है और यहाँ रेडिकल बन गया, क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिटिक टूटता है, तो यहाँ रेडिकल बन गया। फिर ये बॉन्ड होमोलिटिक टूटता है, फिर ये रेडिकल बन गया। ऐसे ही ये चलता जाता है, और यहाँ पर ये एक इथिलीन रेडिकल, फिर दूसरा, ये तीसरा मॉलिक्यूल, यहाँ फिर रेडिकल है। तो दिस इज चेन इनिशिएशन। यहाँ से यहाँ तक ये चेन इनिशिएट हुई, उसके बाद हर कोने पे रेडिकल बनता जा रहा है, तो दिस इज चेन प्रोपोगेशन। हर बार कॉर्नर पे रेडिकल रहेगा, बाद में चेन टर्मिनेशन हो जाता है, जिससे यहाँ पर आकर कुछ रेडिकल लग जाते हैं, या कोई ग्रुप आके लग जाता है जो चेन को टर्मिनेट कर देता है। और ये चेन का जो ग्रोथ है, वो चेन ग्रोथ हर बार कोने पे रेडिकल बनता जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। लेकिन मान लीजिए आपने इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, सपोज आपने इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कोई एसिड डाल दिया था, और इस एसिड ने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा और इसको CH3 कर दिया, और यहाँ एक कैटायन बन गया। अब ये कैटायन अगले इथिलीन मॉलिक्यूल पे एज ए प्रोफाइल अटैक करेगा, और फिर यहाँ एक कैटायन बना देगा। फिर ये अगले इथिलीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर यहाँ एक कैटायन बना देगा। इस प्रकार से चेन के कॉर्नर पे हर बार कैटायन प्रेजेंट है, और ये आगे चेन को प्रोपोगेट कर रहा है। पहले यहाँ रेडिकल हुआ करता था, अब वहां कैटायन प्रेजेंट है हर बार कोने पर, और इथिलीन मॉलिक्यूल लगते जा रहे हैं। लाइक दिस। तो अगर चेन के इस कॉर्नर पे रेडिकल रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपने पॉलीमराइजेशन करने के लिए इनिशिएटर क्या लिया है। अगर आपने पॉलीमराइजेशन कराने के लिए सोडियम इनिशिएटर लिया है, तो वो यहाँ रेडिकल कराएगा, तो रेडिकल के थ्रू चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। अगर यहाँ कोई एसिड लिया है, तो कैटायन के थ्रू चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। अगर यहाँ एन रहता, तो फिर यहाँ एनाइनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता। तो रेडिकल चेन ग्रोथ, कैटायनिक चेन ग्रोथ, एनाइनिक चेन ग्रोथ, मैक्सिमम एडिशन पॉलीमर्स जो रहते हैं, ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमराइज होते हैं। जितने भी चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं, ये रेडिकल चेन ग्रोथ के थ्रू पॉलीमराइज होते हैं। बट स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक स्टेप वाइज रिएक्शन रहती है, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स पढ़ते थे, तो जब स्टेप वाइज रिएक्शन के थ्रू
जब एक स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। मैक्सिमम कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो रहते हैं, they are polymerized through step growth polymerization. So this is the classification of polymers on the basis of their polymerization reaction. Next one is preparation properties and uses. Preparation properties and uses of some synthetic polymers. Preparation properties and uses of some synthetic polymers. कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, कि हम उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके यूजेस क्या हैं। तो इसमें अपने को प्रिपरेशन मेथड याद रखनी है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है और पॉलीमर्स के यूज याद रखने हैं। The first category is addition polymers. Addition polymers में पहली कैटेगरी पॉली, ओलिफिन्स। पॉली ओलिफिन्स ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स ओलिफिन होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स ओलिफिन होते हैं, they are called polyolefin. Example is polythene. The monomer is ethene. इन पॉलीमर्स के मोनोमर के में पॉली वर्ड लगा दिया जाता है तो इन पॉलीमर्स का नाम डिराइव हो जाता है। तो इथीन के एन मॉलिक्यूल काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब पॉलीमराइज होते हैं, देन इट जनरेट्स पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन जनरेट होती है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। हेंस इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहती है, तो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह बनाने में ये यूज होती है। बट व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड in presence of titanium tetrachloride, trialkyl aluminium, titanium tetrachloride, trialkyl aluminium, this is Ziegler-Natta catalyst। इथीन को जब पॉलीमराइज करता नॉर्मली तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाती है जो पैकिंग मटेरियल वगैरह के फॉर्म में यूज होती है। बट इथीन को जब पॉलीमराइज करते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम से, देन इट फॉर्म्स Ziegler-Natta catalyst। इसके प्रेजेंस में पॉलीथीन पॉलीमराइज होती है इथीन, और ये जो पॉलीथीन बनाती है, दिस पॉलीथीन इज कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये हाई डेंसिटी पॉलीन होती है, ये लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन शो करती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है।
तो ये ज्यादा मजबूत होती है। तो टॉयज और किट्स वगैरह बनाने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज करेंगे। यू हैव टू लर्न दिस कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो पॉलीओलिफिन में पॉलीथीन, पॉली प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन इथीन का पॉलीमर है, पॉलीथीन तो प्रोपीन का पॉलीमर रहेगा पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन। एक ब्रांचिंग करके यहाँ CH लगा दे तो दिस इज पॉलीप्रोपिलीन in the presence of benzoyl peroxide. बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट, क्योंकि ये एक पेरोक्साइड है, तो अधिकतर केस में बेंजोइल पेरोक्साइड या सोडियम यूज करते हैं रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराने के लिए। तो दिस इज पॉलीप्रोपिलीन। इसकी प्रॉपर्टीज पॉलीथीन जैसी ही रहती है। सो पॉलीओलिफिन्स ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोओलिफिन है। ओलिफिन मतलब वो एल्कीन्स जिनमें एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे एल्कीन्स जिनके पास केवल एक पाई बॉन्ड होता है वो ओलिफिन कहलाते हैं। जिनके पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं वो डाइईन कहलाते हैं। जिनके पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं ट्राइईन या पॉलीईन कहलाते हैं। तो ये ओलिफिन थे मोनोमर। इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन, प्रोपीन का पॉलीमर प्रोपिलीन। नेक्स्ट पॉली स्टाइरीन, the monomer will be styrene। इस CH3 के बजाय बेंजीन रिंग कर देते, then this is स्टाइरीन, तो इसका पॉलीमर हो जाता पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन इसका पॉलीमर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN। इसी को बेंजीन के बजाय अगर साइनाइड ग्रुप कर दे तो ये एक्रिलोनाइट्राइल है। दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर दिया जाता, साइनाइड ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है। दिस एसिड इज कॉल्ड एक्रिलिक एसिड। इसको हम विनाइल साइनाइड भी कह सकते थे, क्योंकि इसका एसिड एक्रिलिक एसिड है, इसलिए ये एक्रिलिक एसिड का साइनाइड है, तो इसको कहेंगे एक्रिलो नाइट्राइल। जैसे ये CHO होता तो उसको कहते हैं एक्रिल्डिहाइड। तो इस एसिड के नाम पे इसका नाम डिराइव हुआ है एक्रिलो नाइट्राइल। यहाँ CHO होता तो उसको कहते हैं एक्रिलिक एसिड। अगर यहाँ CH2OH अल्कोहल होता तो उसको कहते हैं एक्रोलीन। अधिकतर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम उनके बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव रहते हैं।
तो पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, इसका मोनोमर है इथीन, इसका है प्रोपीन, इसका है स्टाइरिन, इसका है एक्रिलोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड। सर बेंजोइल पेरोक्साइड हर रिएक्शन में यूज हुआ है। हाँ, जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड या सोडियम इमिशंस में पॉलीमराइजेशन कराने के लिए यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर प्रेशर लगता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। इसी तरह से पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA, this is polyvinyl, this is vinyl alcohol। तो इसका पॉलीमर हो जाएगा पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये जुड़ते जाएंगे इस टाइप से। तो ये सारे वो पॉलीमर है जिनके मोनोमर ओलिफिन रहते हैं। तो पहली कैटेगरी है पॉली ओलिफिन्स जिनके मोनोमर ओलिफिन है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलीमर पॉली डाइईन्स, ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर डाइईन होंगे। या दूसरी कैटेगरी पहले रख लेते हैं पॉली हेलो ओलिफिन, मतलब इनके मोनोमर ओलिफिन रहेंगे बट हेलोजन डेरिवेटिव रहेंगे। पॉली हेलो ओलिफिन, पॉली विनाइल क्लोराइड, polyvinyl chloride, when vinyl chloride is polymerized, it gives polyvinyl chloride। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, and is used for sanitary pipes, सैनिटरी पाइप्स या टॉय वगैरह बनाने में पीवी यूज किया जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। तो अधिकतर पॉलीमर तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इसी के हैं, ईथीन के। यहाँ पर CH3 है तो वो प्रोपीन है, यहाँ पर बेंजीन है तो स्टाइरीन है, यहाँ पर साइनाइड है तो विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल है। Cl हो गया तो विनाइल साइनाइड हो गया, तो पॉलीमर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन और PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो इसका मोनोमर हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, मोनोमर विल बी टेट्रा फ्लोरो इथीन, CF2 double bond CF2 at high temperature and pressure it will be polymerized into CF2 CF2 and so on. This will be called polytetrafluoroethene. The monomer is tetrafluoroethene. This is also called Teflon. Polytetrafluoroethene, also called Teflon. It is chemically inert. ये केमिकली इनर्ट होता है
हीट एंड एसिड रेजिस्टेंट होता है। टेफ्लॉन मटेरियल जो रहता है ये केमिकली इनर्ट रहता है और हीट एंड एसिड रेजिस्टेंट होता है। So it is used in polishes or used in non-stick cookware, or it is used to prepare the bottles to store acid. एसिड जो रहते हैं ये मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए मेटल्स को स्टोर करने के लिए, इसलिए एसिड्स को स्टोर करने के लिए मेटालिक कंटेनर यूज नहीं करते हैं, ग्लास कंटेनर यूज करते हैं। एसिड जो रहते हैं HCl, H2SO4 वगैरह ये ग्लास से रिएक्ट नहीं करते, मगर HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो रहता है ये ग्लास से रिएक्ट कर लेता है। तो HF को स्टोर करने के लिए टेफ्लॉन की बॉटल्स बनाई जाती हैं। तो दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन, इसी का सब्स्टिट्यूट है ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड, टेट्राफ्लोरोइथीन जो है इसको प्रिपेयर किया जा सकता है क्लोरोफॉर्म को 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर SbF3 से रिएक्शन कराएंगे तो CH Cl बनेगा और ये फर्दर हीट करने पर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स में जुड़ जाएंगे लाइक दिस। तो क्लोरोफॉर्म को SbF3 से फ्लोरिनेट करेंगे और बाद में उससे HCl निकलकर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर टेफ्लॉन का मोनोमर बना देगा 2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन, पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन मतलब CFCl डबल बॉन्ड CM। दिस इज क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन। इसे पॉलीमराइज करेंगे it will form chlorotrifluoroethene PCTFE। इसकी भी प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म के टेफ्लॉन से ही रहेंगी। तो दीज आर पॉली हेलो ओलिफिन, इनमें हेलोजन भी है, यहाँ पर ये से केवल ओलिफिन थे। तो एडिशन पॉलीमर्स में पॉली ओलिफिन एंड पॉली हेलो ओलिफिन। नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉलीडाइईन्स। पॉलीडाइईन्स ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर डाइईन होंगे, ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर डाइईन होंगे। पॉलीडाइईन में
नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर और पॉली आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. This molecule is 2-methyl-1,3-butadiene. 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 इसके जब दो मॉलिक्यूल्स में कंडेंस होंगे तो ये इस प्रकार से कंडेंस होंगे कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसका पर एक वैलेंसी खाली होगी, एक इसकी खाली होगी, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी एक खाली होगी, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तब इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वैलेंसी खाली रखेगा, तो इट विल पॉलीमराइज लाइक दिस. मतलब ये मोनोमर यूनिट्स 1,4 एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ी है. ये कार्बन इससे ऐड हुआ, ये फर्स्ट कार्बन है, चूंकि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो कॉन्जुगेटेड डाइईन जो रहती है ये 1,2 एडिशन रिंग के बजाय 1,4 एडिशन रिएक्शन देती है कॉन्जुगेशन के कारण. तो इसका ये पोर्शन किसी से जुड़ा है और इसका चौथा कार्बन इधर किसी से जुड़ा है, तो ये 1,4 एडिशन रिएक्शन है और इस तरह से लंबी चेन बनती है. दिस इज पॉली आइसोप्रीन. ये पॉली आइसोप्रीन है. तो नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन. The isoprene is 2-methyl-1,3-butadiene. ये जो पॉली आइसोप्रीन चेन बनती है इसमें स्टिल ये डबल बॉन्ड्स रहते हैं. 1,4 एडिशन हुआ है तो 2 पाई बॉन्ड के बजाय एक बचेगा. ये जो पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स रहती है ये दो प्रकार से रह सकती हैं. ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन, ये जो ऐसी लंबी चेन है इनमें जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, ये सिस कंडीशन में रह सकते हैं या ये ट्रांस कंडीशन में रह सकते हैं. हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज, ये सिस कंडीशन में है, ये सिस कंडीशन में है, ये सिस कंडीशन में है, तो ये ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन है. दिस इज ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन. तो सिस पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है, जबकि इसका ऑल ट्रांस आइसोमर, इसका ऑल ट्रांस आइसोमर इसका ऑल ट्रांस आइसोमर, this is not having the properties of rubber. ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन ये नेचुरल रबर है.
ऑल ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, इसमें रबर प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो पॉलीडाइईन्स में नेचुरल रबर इस पॉलीआइसोप्रीन, मोनोमर याद रखना है आइसोप्रीन, इट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, और जब ये पॉलीमराइज होता है देन इट फॉर्म्स पॉलीआइसोप्रीन। ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। रबर को जब पॉलीमराइज कराते हैं तो इसकी जो चेन्स बनती है, इन चेन्स में स्टिल पाई बॉन्ड्स होते हैं, और इन पाई बॉन्ड्स के प्रेजेंस के कारण रबर में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। रबर की जो चेन्स होती हैं इनमें ये पाइप के कारण ये काफी वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी रखता है। रबर की जो चेन होती हैं इनमें काफी वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी रहती है, प्लस केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं क्योंकि ये एक्टिव साइट्स रहती है रिएक्शन होने के लिए। तो रबर जब पॉलीमराइज करते हैं तो ये उतना अच्छा रबर की प्रॉपर्टी नहीं रखता है, केमिकली रिएक्टिव रहता है, वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत रहती है इसमें। तो रबर में 5% सल्फर मिलाकर बॉईल करते हैं, देन इट इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। रबर में सल्फर मिलाकर हीट करते हैं, बॉयल नहीं हीट करेंगे, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, और जो रबर मिलता है ये वल्कनाइज्ड रबर कहलाता है। सल्फर मिलाकर हीट करने से सल्फर इन चेन्स के बीच ये पाई बॉन्ड्स को खत्म कर देती है और रबर में क्रॉस लिंक्स बना देती है, जिससे रबर में मजबूती भी बढ़ जाती है, वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी खत्म हो जाती है और केमिकल रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो रबर की जो चेन्स होती है के पाई बॉन्ड्स को सल्फर 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 लिंक से जोड़ देती है, पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये केमिकली इनर्ट भी हो जाता है। तो वल्कनाइज रबर ज्यादा यूजफुल रहता है बजाय नॉर्मल रबर। तो पॉलीडाइईन्स में नेचुरल रबर इट इज पॉलीआइसोप्रीन, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर। अभी तक हम जो पॉलीमर देख रहे थे उन पॉलीमर का एक ही मोनोमर होता था, वो मोनोमर के n नंबर ऑफ यूनिट्स पॉलीमराइज होती थी। जब किसी पॉलीमर का केवल एक ही मोनोमर हो, एक ही टाइप का मोनोमर हो और वो बार बार रिपीटेडली जुड़ता जाए, उनसे होमोपॉलीमर। लेकिन ऐसे पॉलीमर जिनके एक से ज्यादा मोनोमर रहते हैं और वो आपस में जुड़ते जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर। तो हम होमोपॉलीमर देख रहे थे, ब्यूटाडाइईन, this is butadiene when it is polymerized with styrene in the presence of sodium। तो ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन को मिला के पॉलीमराइज किया, स्टाइरीन के अकेले पॉलीमराइज होने से पॉलीस्टाइरीन बना था, लेकिन अब पॉलीमर अब स्टाइरीन यूनिट्स ब्यूटाडाइईन यूनिट्स के साथ में इन पे 1,4 एडिशन होगा, ये जाके इधर जुड़ जाएगा, ये किसी और से जुड़ेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये किसी और से जुड़ेगा। तो दिस फॉर्म्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रबर, ये रबर का एक सब्स्टिट्यूट बनता है, दैट इज ब्यूना
एस रबर, ये पॉलीमर ब्यूना एस रबर कहलाता है जिसके दो मोनोमर है, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। तो ब्यूना एस में Bu स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइइन, S stands for styrene and Na stands for sodium. Buna S rubber. It is synthetic rubber. It is a substitute of natural rubber. Buna S rubber, ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन, और ये एक कोपॉलीमर है जिसके दो मोनोमर हैं, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन। अगर स्टाइरीन के बजाय साइनाइड लेते एक्रिलोनाइट्राइल, स्टाइरीन के बजाय अगर विनाइल साइनाइड लेते एक्रिलोनाइट्राइल, तो इसके लिए यूज कर लेते, एंड द रबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ब्यूना एन रबर. It is called Buna N rubber. It is also synthetic rubber, so called GI, general purpose rubber, acrylonitrile, GRA, जनरल पर्पस एक्रिलोनाइट्राइल. तो ये दोनों सिंथेटिक रबर है, नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट है. तो ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन होता तो ब्यूना एस रबर होता. ब्यूटाडाइइन एक्रिलोनाइट्राइल है तो ब्यूना एन रबर है. दीज आर पॉलीडाइइन क्योंकि इनके मोनोमर डाइइन है. नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉली हेलोडाइइन्स. ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर डाइन तो होंगे मगर उनके हेलोजन डेरिवेटिव, तो पॉली हेलोडाइइन. इसलिए आपको इन पॉलीमर्स के मोनोमर याद रखना है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन याद रखनी है. जेई मेन में एडवांस में इनसे पक्का क्वेश्चन आते हैं. पॉली हेलोडाइइन में पॉली क्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, तो ऑब्वियसली द मोनोमर विल बी क्लोरोप्रीन. आइसोप्रीन क्या था? 2-methyl-1,3-butadiene, तो दिस मॉलिक्यूल इज 2,1,3-butadiene. ये आइसोप्रीन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2,1,3-butadiene. इसको पॉलीमराइज करेंगे तो इट विल गिव पॉलीक्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएंगी. n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन यूनिट्स आपस में जुड़ती गई. स्टोइचियोमेट्रिकली देखें, अगर यहाँ n लिखा है और यहाँ मैंने इस
पोर्शन में 2 यूनिट दिखाई है, तो यहाँ मुझे n/2 लिख देना चाहिए या तो, वरना नंबर कम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस सेक्शन के अंदर 2 यूनिट बता दिए। या फिर मुझे n ही लिखना था तो मुझे ऐसा लिखना था, मगर उससे आपको बॉन्डिंग हो सकता समझ में नहीं आती कि ये कैसा हुआ है। कायदे से तो ये ऐसा लिखा जाएगा, दिस इज पॉलीक्लोरोप्रीन, ऐसा भी चलेगा। तो 2-chloro-1,3-butadiene इज क्लोरोप्रीन, और जब ये पॉलीमराइज होता देन इट इज कॉल्ड पॉलीक्लोरोप्रीन। इट इज आल्सो सिंथेटिक रबर, ये भी सिंथेटिक रबर है, सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। तो ऑल दीज 3 आर सिंथेटिक रबर, ये तीनों सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर एंड पॉलीक्लोरोप्रीन। नेचुरल रबर होमोपॉलीमर है, ये दोनों कोपॉलीमर थे, ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसका केवल एक ही मोनोमर है। तो हमने देखा पॉली डाइईन्स एंड पॉली हेलोडाइईन्स। नेक्स्ट कैटेगरीज पॉली एक्रिलेट्स, नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्रिलेट्स। अभी मैंने बताया था ये जो एसिड है दिस इज एक्रिलिक एसिड, ये एक्रिलिक एसिड होता है। तो एक्रिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर होंगे तो वो एक्रिलेट होंगे। जैसे ये एक्रिलेट है तो इसका H चला जाए तो ये एक्रिलेट आयन है। अगर यहाँ पर मैं CH3 कर दूं तो क्या है, एक्रिलिक एसिड की मेल ईस्टर, तो कहेंगे मिथाइल एक्रिलेट। तो पॉली एक्रिलेट्स में पॉलीमर आते, पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट, पॉलीइथाइल मेथिलेट। तो इस मोनोमर रहेगा मेथैक्रिलेट, मिथाइल मेथ्रिलेट, इसका मोनोमर हो जाएगा मिथाइल मेथैक्रिलेट। अब ये मेथैक्रिलेट क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल एक्रिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथाइल एक्रिलेट। ये मॉलिक्यूल है मिथाइल एक्रिलेट, एक्रिलिक एसिड की मिथाइल ईस्टर, तो ये हो जाएगा मिथाइल एक्रिलेट। अब हमको इसका एक मिथाइल डेरिवेटिव बनाना है। अगर मैं वो मिथाइल डेरिवेटिव बनाने के लिए CH3 की चेन को यहाँ लगाता हूँ तो ये ग्रुप इथाइल हो जाएगा और ये इथाइल एक्रिलेट बन जाएगा। यहाँ CH3 एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते, यहाँ पर मैं एक CH3 एक्स्ट्रा लगाता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन की चेन वाला एक नया एसिड बन जाएगा। ये एक्रिलिक एसिड ही नहीं रहेगा। एक्रिलिक एसिड जो है वो प्रोपिनोइक एसिड होता है। एक्रिलिक एसिड जो है वो ये लिखा मैंने, तो बेसिकली तो ये क्या है, प्रोपिनोइक एसिड। तो अगर मैं यहाँ एक CH लगाता हूँ तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, यहाँ CH3 लगाता हूँ ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मिथाइल डेरिवेटिव एक ही केस में बन सकता है कि जब CH3 यहाँ लगे। ये क्या है, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल एक्रिलेट,
ये ईस्टर है, एक्रिलिक की मिथाइल ईस्टर, तो ये है मिथाइल एक, उसका भी मिथाइल डेरिवेटिव है। दिस इज मिथाइल मेथेक्रिल, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल ईस्टर ऑफ एक्रिलिक एसिड। इतना डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहे। मिथाइल मेथेक्रिलेट, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल ईस्टर ऑफ एक्रिलिक एसिड। इसको जब पॉलीमराइज करेंगे देन इट विल पॉलीमराइज लाइक अ पॉलीओलिफिन, जैसे पहले हुआ, एंड इट पॉलीमराइज टू गिव मिथाइल मेथेक्रिलेट। जो पॉलीमर बनता है पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट का मोनोमर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस होगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग optical fibers and it is used in making contact lens, PMMA polymethyl methacrylate। ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस होता है, तो इट यूज्ड इन मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर्स एंड कॉन्टेक्ट लेंस। It is also called lucite or फ्लेक्सीग्लास। इसको लूसाइट या फ्लेक्सीग्लास भी कहते हैं। तो पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट इथाइल एक्रिलेट पॉली इथाइल एक्रिलेट, तो इसका मोनोमर होगा इथाइल एक्रिलेट। रिएक्शन लिखिए, इसकी मोनोमर बनाइए और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखिए उसकी। पॉली इथाइल एक्रिलेट चूंकि इसका मोनोमर इथाइल एक्रिलेट है, तो एरिक एसिड की इथाइल ईस्टर इसका मोनोमर रहेगा। जैसे इथाइल एक्रिलेट at high pressure and pressure it will polymerize to give polyethyl acrylate। polyethyl acrylate तो these are the addition polymers। इनको अलग अलग कैटेगरी में हमने इसलिए बांट लिया ताकि याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स अधिकतर कंडेंसेशन पॉलीमर्स
कोपॉलीमर रहते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि जब इनकी मोनोमरिक यूनिट आपस में कंडेंस होंगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सी कैटेगरी का बॉन्ड होगा। तो पॉलीईस्टर्स, जब उनके बीच में बॉन्ड ईस्टर बॉन्डिंग होती है। पॉलीअमाइड्स, जब उनके बीच में बॉन्डिंग अमाइड बॉन्डिंग होती है। पॉलीईस्टर्स, एग्जाम्पल इज टेरिलीन, और डेकरॉन। चूंकि पॉलीईस्टर्स है, इनमें मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होनी है वो ईस्टर बॉन्डिंग होनी है। तो जाहिर है इनके जो मोनोमर होंगे उनमें से एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और दूसरे मोनोमर में अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा। एक में कार्बोक्सिलिक और एक में अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा। सो देयर मोनोमर विल बी इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, एंड अनदर मोनोमर जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा इस टेरेप्थेलिक एसिड। बेंजीन पर पैरा पोजीशन पर, बेंजीन पर पैरा पोजीशन पर COH ग्रुप लगेंगे तो ये टेरेप्थेलिक एसिड है। ऑर्थो पोजीशन पर दो COH ग्रुप लगते तो ये थैलिक एसिड होता। इसका एक ये OH और इसका एक ये H, ये निकल जाते हैं। जैसे कंडेंसेशन होता है अल्कोहल एसिड का और ईस्टर ग्रुप फॉर्म होता है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसका OH और इसका H, वाटर निकलता है। इसका OH किसी के साथ, इसका H और के साथ चला जाता है। तो यहां पर CH2O, C बॉन्ड O, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लेट हुआ, C डबल बॉन्ड O। इस तरह से मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस 2NH2। n नंबर ऑफ वाटर तो यहां से निकले और n नंबर यहां से निकले। दिस इज टेरिलीन। तो ये दोनों पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में हीट करने पर इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड पॉलीमराइज होकर टेरिलीन बनाते हैं। दिस इज फाइबर टाइप ऑफ पॉलीमर। लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी लीनियर थ्रेड लाइक चेन्स फॉर्म करता है। So it is weave to form टेरिलीन क्लॉथ। इसको वीव करके टेरिलीन क्लॉथ बनाते हैं, जो कि लाइट रहता है, वाटर रेजिस्टेंट क्लॉथ होता है। So it is used in making raincoats and parachutes. When mixed with cotton, it is called terracotta. When mixed with wool,
It forms टेरिबुल, जो काफी मजबूत फाइबर रहता है, कॉटन के साथ में या वूल के साथ में वीव किया जाता है ताकि वो ज्यादा मजबूत क्लॉथ बने। तो टेरिलीन इज अ पॉलीईस्टर टाइप ऑफ पॉलीमर। इसके मोनो में एल्कोहलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो टेरिलीन अगर टेरिलीन में इथाइल इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड टेरेप्थेलिक एसिड के बजाय एसिड इस्तेमाल कर लिया जाए, बेंजीन पे 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे रहेंगे, देन इट इज थैलिक एसिड। तो अगर इसमें थैलिक एसिड यूज कर ले, देन इट पॉलीमराइज टू गिव द सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीमर जिसमें ईस्टर लिंक्स तो होगी मगर ये COH बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे थे बजाय पैरा पोजीशन पे रहने के। दिस पॉलीमर इज ग्लिप्टल हेलो हेलो। सर एक बात बोलनी थी सर, पिछले 15 मिनट से काफी ज्यादा ब्लर आ रहा है सर, अटक रहा है, काफी ब्लर आ रहा है। मतलब पिछले 15 मिनट से तो वॉइस मतलब सुनकर ही मतलब लिखना पड़ रहा है, लेकिन सर अभी भी ब्लर हो रहा है सर काफी। अभी भी ब्लर है। यस सर, मतलब सर आप जैसे एक चीज लिखते हैं उसके 4 सेकंड बाद मतलब वो आता है और फिर बीच की आवाज गायब हो जाती है, ऐसा हो रहा है सर, काफी हो रहा है हाँ सर। वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। अभी प्रॉपर हुआ कि नहीं? हाँ सर, जैसे 1 सेकंड के लिए प्रॉपर होता है, फिर ब्लर, फिर ये, और काफी, इसलिए सर मैंने इतनी टाइम से बोला नहीं, मुझे लगा कि कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन वो ऐसे चलता रहा सर पिछले 15-20 मिनट से। वो इंटरनेट स्पीड या कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, क्या करूं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी भी ठीक नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, मतलब सर अभी, हाँ सर अभी जैसे अभी अटका, अभी फिर आप गए, फिर अब ब्लर हो गया, अभी ब्लर दिख रहा है, ऐसे हो रहा है सर। मगर अब इसका क्या करूं? सो टेरिलीन में टेरेप्थेलिक एसिड होता है, उसके बजाय अगर हम थैलिक एसिड ले लें तो इथिलीन ग्लाइकोल को थैलिक एसिड के साथ पॉलीमराइज कर दें तो इट विल फॉर्म अनदर पॉलीमर कॉल्ड ग्लिप्टल। इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। टेरिलीन जहां लॉन्ग थ्रेड लाइक पॉलीमर रहते हैं और उनको वीव करके क्लॉथ बना सकते हैं। ग्लिप्टल इज यूज्ड इन ऑयल पेंट्स। ये ऑयल पेंट्स में मिलाया जाता है सब्सटेंस। तो ये पॉली ईस्टर टाइप के पॉलीमर है। इनमें जो लिंक हुई है मोनोमर के बीच में वो ईस्टर लिंकेज है।
तो टेरिलीन और डेकरॉन, ग्लिप्टल, PHBV, PHBV, PHBV का नाम अगर याद रखेंगे तो सोनोमर इजीली याद हो जाएंगे। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड होता है, नाम से ही पता चल रहा है। 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वेलेरिक एसिड रहेगा। तो इसके जो मोनोमर रहेंगे उसमें हम एक काम करें, OH CH CH2 COO CH3। अगर हम ये देखें तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप COH है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी है। सर ये पॉली बीटा के बाद पूरा वो हो गया, ब्लर हो गया था काफी ज्यादा, और उसके जैसे आपने नाम लिखना शुरू किया सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ करेंगे। ओके सर, थैंक यू।